नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज फिर से चर्चा करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी में हुए फूट की। वजह यह है कि आज पहली बार या कहें कई दिनों बाद पहली बार चिराग पासवान ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी है। आपको बताऊं कि इस चाचा भतीजे का जो प्रकरण हुआ है उसमें अभी तक चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी थी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन तीन महत्वपूर्ण बातें सामने निकल के आई है। चिराग पासवान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब उनके पिताजी यानी रामविलास पासवान गुजर गए थे तब मैंने अपने आप को अनाथ नहीं समझा था, लेकिन आज मैं अपने आप को अनाथ समझ रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि उनका कहना है कि जिस ढंग से उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस ने उनके साथ विश्वासघात किया और पूरी पार्टी जो है तोड़ कर ले गए, केवल अकेले सांसद बचे हैं 6 में से लोजपा के सांसदों में से चिराग पासवान, तो आज वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं जिस ढंग से उनके चाचा ने लोजपा पर कब्जा कर लिया है। शायद चिराग पासवान को इस बात का भी काफ़ी दुख होगा कि वो रामविलास पासवान जिनके बारे में कहा जाता रहा कि उन्होंने अब पार्टी ही अपने घर के लिए बनाई है, क्योंकि एक तो वो खुद होते थे उस पार्टी में और उनके 2 भाई रामचंद्र पासवान जो कि अब नहीं रहे और पशुपतिनाथ पारस होते थे, इनके लिए बनाई है। वही चाचा जिनके घर पे चिराग पासवान गए, 1 घंटा घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहे, लेकिन पशुपतिनाथ पारस ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। तो ये बात लगता है चिराग पासवान को दिल में लग गई होगी कि जिस चाचा के लिए मेरे पिताजी ने इतना किया उसके दरवाजे मेरे लिए नहीं खुले जब मैं वहाँ गया। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मैं आज अपने आप को अनाथ समझ रहा हूँ। दूसरी बात, आज चिराग पासवान ने यह भी कही कि जनता दल यूनाइटेड इसके पीछे है। ये बात सही है, सबको मालूम है। ये एक ओपन सीक्रेट जिसको कहते हैं वो है कि जनता दल यूनाइटेड ने लोक जनशक्ति पार्टी में फूट डलवाई है। इसके जो मास्टरमाइंड है वो पटना में बैठे हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में जो ललन सिंह हैं उनके सिपा सालार, उन्होंने इसको अंजाम दिया है। वो दिल्ली आए, कहा जाता है कि यहाँ पे उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के सांसदों से मुलाकात की और उसके बाद इसको अंजाम दिया गया है। अब आपको बता दूं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान का 36 का आंकड़ा बिहार चुनाव से ही के समय से ही है, क्योंकि बिहार के चुनाव में अकेले लड़े चिराग पासवान और नीतीश कुमार पे लगातार हमला करते रहे। नीतीश कुमार चुप रहे, शायद इसी दिनों के लिए चुप रहे। और नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो कभी किसी बात को भूलते नहीं है और कभी किसी बात को जो है छोड़ते भी नहीं है। वो बदला जरूर लेते हैं। शायद यही वजह है कि वो अपने समय का इंतजार कर रहे थे और वो समय तब आया जब उन्होंने एक तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के 6 में से 5 सांसदों को राजी कर लिया अलग गुट बनाने के लिए और उन्होंने इसको अंजाम दिया। चिराग पासवान को यह भी पता है कि ये सब जो है बिना बीजेपी के नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बीजेपी की भी जो है वो भागीदारी है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के पास मामला जाना था, बिना बीजेपी के सहमति के नहीं होगा। इसी के साथ चिराग पासवान ने एक बात और कही कि नीतीश कुमार ने दलितों के वोट में विभाजन किया। बिहार में दरअसल ये है कि दलित एक अलग समुदाय है और एक महादलित बना दिया गया है जो कि दलित से भी जो है वो निम्न स्तर का है। इस तरह से दलित वोट बैंक में 2 भाग किए। चिराग पासवान इस बात को समझते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई, दलित को 2 भाग में कर दिया, जिससे कि उनका वोट बैंक जो है वो बट गया। इसका जो खामियाजा है वो निश्चित रूप से रामविलास पासवान को भी उठाना पड़ा। और चिराग पासवान को ये भी पता है कि बिहार का दलित जो है नीतीश कुमार के साथ नहीं है। ये एक सच्चाई है। जो शराबबंदी है बिहार में उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है वो दलित समाज ने ही उठाया है। इसलिए आप देखेंगे कि जीतन राम मांझी जो है एक अलग अलग समय में बयान देते रहते हैं अपने रिलेवेंस को साबित करने के लिए। और पारस जो हैं वो को भी अपने पाले में इसलिए किया नीतीश कुमार ने कि पशुपतिनाथ पारस की जो जीवन राजनीतिक जीवन देखें, हालांकि 7-8 बार विधायक रहे लेकिन बड़े सुविधा भोगी रहे और रामविलास पासवान के छत्र छाया में चुनाव जीतते रहे और अब उनको लगा कि
अब जो है अब जीतने के लिए एक नीतीश कुमार का सहारा चाहिए और इसलिए वो चले गए। तो ये दो बातें सर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो चिराग पासवान ने कही है, जब उनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि बिहार चुनाव के दौरान जब आपसे लोगों ने पूछा कि आपके पोस्टर पे नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री का फोटो क्यों नहीं है और जबकि जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर पे है, तो चिराग पासवान ने कहा था कि मैं हनुमान हूं और मुझे प्रधानमंत्री के फोटो की जरूरत नहीं है पोस्टर पे लगाने के लिए, मेरे वो दिल में रहते हैं। आप यदि मेरा सीना फाड़ेंगे तो उसमें से प्रधानमंत्री ही आपको दिखाई देंगे। हालांकि इसकी बहुत आलोचना भी हुई उस वक्त, लेकिन आज जब यही बात चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि ये सब जब चल रहा था तो आपने प्रधानमंत्री की मदद क्यों नहीं मांगी, आप प्रधानमंत्री से बात करते शायद आपकी पार्टी नहीं टूटती। तो चिराग पासवान ने कहा कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़े तो राम काहे का और हनुमान काहे का। मैंने बात 100% की उसने कही है। इसका मतलब यह है कि हनुमान चिराग का अपने राम से क्या मोह भंग हो गया है, सबसे बड़ा सवाल यही है। जहां तक हम लोगों को समझ में आता है कि लगता है कि वो चिराग पासवान समझ गए हैं कि राम ने भी अपने हनुमान की मदद नहीं की और राम की भी एक सहमति रही होगी जिससे कि जो है उनकी पार्टी टूट गई, क्योंकि बिना बीजेपी के मिलीभगत के नीतीश कुमार ने ये नहीं किया होगा। ये पूरा जो इंजीनियरिंग किया गया है डिफेक्शन, उसमें राम की भी सहमति है और उधर से नीतीश कुमार तो है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब चिराग पासवान क्या करेंगे। अब उनके पास ना चाचा है, पार्टी में अकेले हैं, हालांकि वो अपने आप को कह रहे हैं कि अध्यक्ष हैं और ये जो है पार्टी का संविधान उसको ये अधिकार देता है कि वो अपने 5 सांसदों को बर्खास्त करें, जो कि वो कर चुके हैं। मामला कानूनी लड़ाई में जाएगा और बहुत लंबा चलेगा। लेकिन राजनीतिक पहलू क्या है, क्या हनुमान जो है चिराग अब समझ गए हैं कि अब उनके लिए रास्ता ये है कि वो अकेले रहें, क्योंकि राम भी उनके साथ नहीं है, बाकी तो पहले साथ थे भी नहीं। तो क्या इस वक्त जब 2024 का चुनाव होने वाला है, क्या उसकी तैयारी अभी से जो है चिराग पासवान करेंगे, क्योंकि अब तो बीजेपी का भी सहारा नहीं है, बीजेपी के बिना उनको लड़ना होगा। तो अब उनको अपना रास्ता अकेले ही तय करना है और ये सही समय है। कई लोग ये मानते हैं कि जो स्थिति कोविड के बाद बनी है केंद्र सरकार की, उसमें ये एक अच्छी पहल हो सकती है या ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है चिराग पासवान की तरफ से कि वो अभी समझ जाएं कि इस सरकार से अपने आप को अलग कर लें, क्योंकि कई राजनीति के जानकार मिलते हैं कि 224 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो एक अलग तरीके से लड़ा जाएगा। हर जगह हर राज्य में जो विपक्ष के लोग हैं वो एकजुट होंगे इस एनडीए गठबंधन के खिलाफ में। तो चिराग पासवान जो है अब एकला चलो के रास्ते पे हैं। वहाँ पहले से ही एक और युवा चेहरा तेजस्वी यादव मौजूद है। तो क्या हम बिहार में 1-2 युवा चेहरों को देखेंगे? ये बात तो तय है कि 6% वोट बैंक, जो कि चिराग पासवान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपको लगता होगा कि मुझे बिहार विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेरे पास अभी भी 6% वोट है। लोग कह रहे थे कि ये वोट प्रतिशत जो है गिर के 3-4% हो जाएगी, लेकिन 6% है। इसका मतलब ये है कि अभी भी पासवान वोटर जो है वो चिराग पासवान की तरफ देख रहा है। यदि इसमें वो इजाफा करते हैं, बाकी दलित वोटरों को वो इकट्ठा करते हैं, जो बात वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि दलित वोटों में विभाजन किया गया है, महादलित बनाया गया है, यदि वो अपने साथ महादलित को ले आते हैं और अपना युवा होने के नीचे युवाओं को आकर्षित करते हैं अन्य जातियों के तरफ से और कुछ और वोट बैंक जोड़ते हैं, तो उनके लिए राजनीति करना बिहार में आसान होगा। हालांकि इतना आसान भी नहीं होगा, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कई लोगों का कहना है कि उनको बिहार का दौरा शुरू कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, टाइफाइड हुआ था उनको, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब चिराग पासवान फुल्ली फिट होंगे तो बिहार के दौरे पे निकलेंगे। और वो कहावत है ना बिहार पे कि सिर पे गमछा बांधिए, माथे पे गमछा बांधिए और निकल पड़िए सड़कों की धूल फांकने के लिए, यदि आपको बिहार की राजनीति करनी है। देखना है कि चिराग पासवान क्या करते हैं। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही।